नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। विश्व वन्यजीव दिवस पर गिर वन्य प्राणी उद्यान में एशियाई शेरों के लिए अत्याधुनिक पशु अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस पर पशु प्रेमियों को दी शुभकामनाएं। कहा, हमें वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा में भारत के योगदान पर है गर्व। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आज तेज बारिश की संभावना। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल के मुकाबले तय। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगा भारत। रविवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को दी 44 रन से करारी शिकस्त। और 57वें ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म अनोरा की धूम। बेस्ट डायरेक्टर, एडिटिंग और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड किया अपने नाम। सल्डाना ने जीता बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। दुनिया भर में आज विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के सासन गिर के दौरे पर है, जहां वो पीएम एशियाई शेरों के संरक्षण से जुड़ी पहल का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है सासन में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल की स्थापना। ये केंद्र राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। शेरों के लिए घातक साबित होने वाली बीमारियों पर नजर रखने और उनकी रोकथाम की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। पीएम मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो यहां पर प्रधानमंत्री इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री शासन के वन कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे। पीएम जमीनी स्तर पर संरक्षण रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा भी करेंगे। तो आज विश्व वन्य जीव दिवस है और सासन गिर के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सासन में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल की स्थापना होने जा रही है और वहीं 7वीं जो बैठक है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, उसकी भी उच्च स्तरीय बैठक में वो। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने विश्व वन्यजीव दिवस पर पशु प्रेमियों को शुभकामनाएं दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने एक संदेश यहां पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि आज विश्व वन्यजीव दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। प्रत्येक प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य की रक्षा करें। हम India is a country where protecting nature is a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते,
बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इशू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो लगातार भारत अपनी ये प्रतिबद्धता दोहरा रहा है। वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण के लिए और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस बार भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही ये विश्व वन्य जीव दिवस हमें याद दिलाता है कि वन्य जीव केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अनमोल है। गुजरात के हृदय में बसा है एक अनोखा अभयारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों का अंतिम आश्रय, या फिर ये कहे एशियन शेरों का असली घर। विश्व वन्य जीव दिवस हमारे ग्रह की समृद्ध जैव विविधता का उत्सव मनाने और संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन। इस वर्ष का विषय वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा में स्थायी वित्त पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। भारत अद्वितीय जैव विविधता से भरा हुआ है और वैश्विक संरक्षण प्रयासों में भी सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसी परिवर्तनकारी पहल वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को आकार दे रही हैं। एशियाई शेरों के निवास स्थान गिर में शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2015 में 523 से बढ़कर यह संख्या 2020 में 674 तक पहुंच गई। शेर और स्थानीय समुदाय सह अस्तित्व में रहें, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें नए बीट गार्ड, त्वरित प्रतिक्रिया बचाव वाहन और आवास संरक्षण उपाय शामिल हैं। शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में बरदा वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार सतत संरक्षण में एक नया अध्याय है। फसलों की सुरक्षा के लिए 11,000 मचानों से लेकर खुले कुओं के चारों ओर 55,000 पैरापेट दीवारों का निर्माण हर कदम वन्यजीवों और लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। यहाँ तक कि रेल सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी मजबूत किया गया है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। विश्व वन्य जीवन दिवस के मौके पर आइए प्रण ले कि हम अपनी प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हमारा अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। क्या पसंद शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं इस वक्त। आपको बता दें कि रविवार को उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमनाथ मंदिर का एक वीडियो साझा किया।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग में साधारणीयता के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कार्यशाला में कई राज्यों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। डेयरी फार्मिंग में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बड़े पैमाने पर बायोगैस, सीबीजी परियोजनाओं और सस्टेन प्लस परियोजनाओं के तहत नई वित्त पोषण पहल की जाएगी। और महाराष्ट्र में आज से बजट सत्र का शुभारंभ हो रहा है। इससे पहले महायुति में तकरार की खबरों को तीनों बड़े नेताओं ने खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। महायुति की ओर से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और आगे भी किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि कोई कोल्ड वॉर नहीं है, इतनी गर्मी में सब कूल है। मीडिया कितनी भी ब्रेकिंग करे, लेकिन फडणवीस से उनका कोई ब्रेक नहीं होगा। बल्कि इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बजट सत्र से पहले विपक्ष को भी चाय पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आश्वासन दिया कि सत्र पूर्व होने वाली बैठक में भले ही विपक्ष अनुपस्थिति रहा हो, बावजूद इसके सदन सुचारू रूप से चलेगा। हमारे सत्तारूढ़ पक्ष में हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और किसी चीज को स्टे कर दिया और सीएम ने उसको रोक दिया, इस प्रकार की जो बातें ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाहें भी है। और हमारी तो सभी को हमारा निवेदन है कि कोई भी खबर देते समय और आइए इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। बजट 2025-26 जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में है। आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण,
यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। और सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग वर्ग दिल्ली में हैं, जितने महिला संगठन हैं, उन महिला संगठनों से संवाद करने के लिए हमने 5 मार्च को इसी विधानसभा परिसर में दिल्ली के अलग अलग कोने से महिला संगठनों को आमंत्रित किया है, ताकि उनके सुझाव विकसित दिल्ली बजट में शामिल हो सके। इसी तरीके से 5 तारीख को ही शाम को शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, उनको हमने आमंत्रित किया है कि वो अपने सुझाव हमें दें। 6 तारीख को दिल्ली के व्यापारिक औद्योगिक संगठन इसी विधानसभा परिसर में हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपने लिखित में सुझावों के साथ आएं और हमें वो दें। इसी श्रृंखला में जितने भी दिल्ली के, मैंने कहा कि कंसर्न्ड लोग हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली देहात, किसान, ये सभी शिक्षा जगत के लोग, युवा, इन सबको हम, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण संपर्क करेंगे, मिलेंगे और उनके सुझाव लेंगे। अनऑथराइज कॉलोनी, झुग्गी, प्रोफेशनल्स, हर वर्ग, हम सबका प्रयास रहेगा कि दिल्ली का ये बजट जनता का बजट होगा और इसमें उनके हित से जुड़े हुए प्रत्येक एस्पेक्ट को हम कवर करें, उनके सुझावों पे हम अमल करें। अगले जो समय आने वाला है, इसमें पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और सभी विधायकगण जनता के बीच, जनता के पास जाकर के उनके सुझावों को ग्रहण करेंगे। तो ये सारा जो काम है, विकसित दिल्ली बजट, दिल्ली के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के काम जो कि पहले होते नहीं थे, केवल बहाने जनता को मिले, इस बार दिल्ली विकास के कार्यों को होता हुआ देखेगी। एक नया अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है। हम जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अपने संकल्प पत्र में किए हुए हर वायदे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और आप इससे पहले कि मुझसे कोई भी प्रश्न, क्योंकि प्रश्न उत्तरी नहीं है, केवल इंफॉर्मेटिव जो मैंने देनी थी सूचना वो है, फिर से दोहराती हूं, जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, एक एक वायदों की पूर्ति की जाएगी। और आप सच मानिए, 10 दिन हुए, एक दिन की भी छुट्टी, सैटरडे संडे भी सचिवालय काम कर रहा है और अब बजट पे लगातार चर्चा और विभागों के साथ जो बैठना होगा, उसमें भी प्रत्येक दिन काम होगा। समय कम है, काम बहुत है, तो हम थोड़ा प्रेस वार्ता और उसकी बजाय जनता के बीच में रह के काम करना चाहेंगे। आप सबका हमें सहयोग मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज जो सदन में चर्चा होगी वो सीएजी हेल्थ रिपोर्ट पे चर्चा होगी और ये कितने बड़े बड़े घोटाले और किस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट को इतने साल उन्होंने पेश नहीं होने दिया, आप समझ रहे हैं कि कितनी चीजें इसमें उजागर होके आ रही है। और अभी तो 2 रिपोर्ट पेश की है केवल, अभी 12 रिपोर्ट्स और आनी है। इन 12 रिपोर्ट्स में और कितनी चीजें इनकी आने वाली है। दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली
आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली बजट वो लाने जा रही हैं और उसे जनता का बजट बनाएंगी और इसीलिए उन्होंने एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। जो राजधानी दिल्ली के जो विभिन्न समूह है, बात करें महिला संगठनों की, व्यापारियों की, इन तमाम दलों को वो आमंत्रित कर रही है कि वो आए और बजट पर अपने सुझाव दें ताकि जो दिल्ली का जो बजट है वो जनता का बजट बनकर बन सके। इसी कड़ी में आइए बात करते हैं। बात यहाँ पर महाराष्ट्र की हो रही करते हैं तो बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार 10 मार्च को बजट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार संतुलित बजट प्रस्तुत करेगी और वित्तीय मामलों का ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि बजट इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि पूंजीगत व्यय प्रभावित ना हो। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया में कोई भी प्रमुख योजना बंद नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सत्र में सभी बिलों पर चर्चा करने के लिए तैयार है और विपक्षी दलों को सहयोग देने और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखने चाहिए। सत्र 26 मार्च तक जारी रहेगा। और दिल्ली विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है। आज फिर से सदन में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की बात हो रही है। ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर प्रदर्शन ऑडिट है, जो 2016, 17 से 21 और 22 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कोविड के दौरान निधियों का कम उपयोग, परियोजनाओं में देरी और अस्पतालों में दवाओं और स्टाफ की कमी की बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले सरकार ने कोविड के दौरान केंद्र से प्राप्त 788 करोड़ रुपए में से केवल 543 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया। इसके अलावा दिल्ली में पानी की कमी, पानी भरना, सीवर जाम और नालों की सफाई पर एक संक्षिप्त चर्चा भी सदन में की जाएगी। वहीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सदन में संबोधन के लिए आभार जताएंगे। विधानसभा में पहले ही एक प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, जिसमें उपराज्यपाल के अभिभाषण की सराहना की गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा के 1 महीने का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ होगी। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को बजट पेश करेंगे। पिछले साल अक्टूबर माह में सत्ता में आई उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का ये पहला बजट होगा। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दायर डूंगरपुर मामले में आज यूपी के रामपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 38 अलग अलग मामले दर्ज हैं। पिछली बार वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान पर कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। ये मामला 2016 का है, जब तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में डूंगरपुर बस्ती के लोगों के मकान तोड़कर सरकारी आसरा कॉलोनी बनाई गई थी, जिसे लेकर 2019 में 12 लोगों ने थानागंज कोतवाली में अलग अलग मुकदमे दर्ज करवाए थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। असम के सीएम ने कहा कि हिंदू धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को खत्म करने वाले खुद ही खत्म हो गए। काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के हैं। अप्स एंड डाउन स्वाभाविक है। कभी बंगाल में टीएमसी आएंगे, कभी देश में कांग्रेस आएंगे, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी भी आएगा।
बात कर लेते हैं मौसम की। मार्च के शुरुआती दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में आकाशीय बिजली चमकने के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।